हेलो सर। हाय। हेलो सर। क्या मतलब आज तो सबसे जल्दी आ गए। यूजुअल क्लासेस में भी इतना जल्दी नहीं आता तुम लोग। बट गुड, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर विद एक्साइटमेंट आई गेस। काम कर लिया तुम लोगों ने? हैव यू ट्राइड ऑल द क्वेश्चंस नाउ? यस सर। सर ट्राई कर लिए लेकिन पूरे हो ही नहीं। नहीं, आई नहीं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ट्राई करना है इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे तीन तीन चीजें सॉरी दो चीजें हमारी पिछली बार की रह रही थी। वन वाज द डिफ्रैक्शन। तुम लोगों को आ गया था क्या अच्छे से समझ में? अगर नहीं आया था तो मैं डिफ्रैक्शन भी वापस से बता देता हूँ। और फिर रिजॉल्विंग पावर एंड पोलरॉइड का भी मैं एक आई विल गिव यू लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन। आई फाउंड सम 3D क्लासेस एट होम, सो आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली दे वर्क। ठीक है, सो यू गेट लाइक अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो मैं क्विकली डिफ्रैक्शन से चालू करता हूँ क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा था तुम लोगों को लास्ट टाइम। सो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस का मैं क्विकली रिकैप दे देता हूँ। इंटरफेरेंस इज एसेंशियली जब दो वेव्स, ठीक है, टू डिफरेंट वेव्स आर कोलाइडिंग एट वन पॉइंट एंड देन एट दैट पॉइंट वी आर सेइंग कि भाई वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, उन दोनों वेव्स के बीच में। और उसको निकालने के लिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस का वो डिफरेंस ले लेते हैं। एंड डिफरेंस जो है, अगर हमारा ब्राइट फ्रिंज है सो वी सी कि भाई वहां पे अगर ये वेव्स फेज में आएंगी तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, which usually happens when it is a factor of lambda। ठीक है, सो n lambda हम लिखते हैं उसको। और अगर हा lambda by 2 का फैक्टर होता है तब वहां पे हमारा वी गेट अ डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये आ गया समझ में? ठीक है, ये यंग्स डबल स्लिट मॉडल से वी एक्सप्लेन दिस। नाउ डिफ्रैक्शन इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड ऑपोजिट टू दिस। डिफ्रैक्शन में ऑपोजिट हो रहा है इस चीज का। ठीक है, सपोज दिस इज माय स्लिट एंड आई से कि भाई ये जो है ये ए विड्थ की है, ठीक है, एंड इसमें जब मैं ऐसे रेज बना रहा हूं, दीज आर द रेज विच आर गोइंग राइट इन द सेंटर। ठीक है, सो दे आर मेकिंग लाइक अ रियली ब्राइट स्पॉट एंड द स्क्रीन इज वेरी फार अवे, सो आई एम नॉट मेकिंग दिस स्क्रीन, बट इन द सेंटर दे आर मेकिंग अ ब्राइट स्पॉट। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड अ रैंडम पॉइंट पी, और उस पॉइंट के ऊपर मेरे को देखना है कि भाई वहां पे मेरा कौन सा चीज आएगी। व्हेन डार्क फ्रिंज कम्स तब मेरे को क्या उसकी वैल्यू है, और ब्राइट फ्रिंज आएगा तो उसकी क्या वैल्यू है वो देखना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से रेज बना दी और मैं इसको, ये जो स्लिट है इसको मैं दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूं। ओके, स्लिट को दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूं सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ इस तरह से इन तीनों रेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस। फेज डिफरेंस वापस बताऊं क्या क्या होता है आगे के याद? फेज डिफरेंस इज एसेंशियली कि भाई यहाँ पे अगर मेरा ऐसे जा रही है वेव तो यहाँ पे कितने डिफरेंस से जाएगी। अगर से इफ दिस वेव इज ऑल्सो स्टार्टिंग लाइक दिस, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे इतना और चली है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फेज डिफरेंस हो गया बिटवीन द टू वेव्स, राइट। सो इस फेज डिफरेंस को मैं बोल रहा हूं। अब इस फेज डिफरेंस की वैल्यू का कितनी आती है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया था, और फिर ये मेरा बन गया था ए। ठीक है, पूरे इसका ए साइन थीटा was coming out as
लैम्डा इन दिस केस, ठीक है। कब हो रहा था ये लैम्डा, कब हो रहा था पर ये, दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज दिस लैम्डा हैपनिंग? रिमेंबर दिस इज फ्रॉम द सेम स्लिट, अलग अलग स्लिट्स नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए अब टू गिव यू द आंसर फॉर दिस, लेट्स इमेजिन कि यहां पे दो और पॉइंट्स हैं इन द मिडल, ठीक है। इन ये जो मैंने हाफ किया था उनके हाफ में भी मैंने बोला भाई ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज a/2, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से जब इसका थीटा निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है a/2 sin theta is coming out as λ/2, या मैं बोल रहा हूं कि λ/2 है, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट फॉर अ डार्क फ्रिंज, फॉर अ डार्क फ्रिंज व्हाट विल बी माय कंडीशन कि यार यहाँ पे ये जो दो रेज जा रही हैं m1 m2 से, इन दोनों रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो मैं बोल रहा हूँ कि λ/2 होगा फॉर अ डार्क फ्रिंज। तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, दैट फॉर डार्क फ्रिंज a sin theta is equals to lambda. That means sin theta को मैं थीटा लिख सकता हूँ, so theta is equals to lambda by a, या इसको जनरलाइज भी कर देते साथ में, n lambda by a, where n is equals to plus minus 1 plus minus 2 and so on. प्लस माइनस इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो पे यहाँ पे हमारा ब्राइट स्पॉट आ रहा है, ठीक है। सो जीरो पे यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, सो दैट्स व्हाई n इज ओनली प्लस माइनस 1, और सॉरी प्लस 1 ऊपर के लिए, माइनस 1 नीचे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्या ये अब समझ में आया? सो एसेंशियली व्हाट वी डिड इज वी सेड कि यार एट व्हाटएवर पॉइंट p, आई एम सेइंग कि वहां पे, सॉरी, वहां पे डार्क फ्रिंज आ रहा है अभी। अगर वहां पे डार्क फ्रिंज आ रहा है तो ये जो रैंडम पॉइंट्स मैंने लिए हैं m1 m2 इन बिटवीन दीज टू हाफ्स, ठीक है, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट लिए हैं तो हर ऊपर वाले पाथ में, सपोज दिस इज माय अपर हाफ एंड दिस इज माय लोअर हाफ, हर ऊपर वाले हाफ का एक आइडेंटिकल पॉइंट नीचे वाला होगा, हर ऊपर वाले पॉइंट पे हाफ में जो पॉइंट है उसका कंपैरिजन पॉइंट नीचे होगा, ठीक है। दैट मींस व्हाट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई भी दो रैंडम पॉइंट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 आ रहा है फॉर अ डार्क फ्रिंज, दैट मींस दैट इज आल्सो ट्रू फॉर एवरी पॉइंट, एवरी टू पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस इज a/2। आया समझ में? तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल ही हो रहे हैं, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर आउट। सो नीचे वाले पार्ट के जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर वाले पार्ट के पॉइंट्स या रेज को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हमें वहां पे डार्क फ्रिंज मिल रहा है। गॉट इट नाउ? ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस सिनेरियो, ठीक है, कि हमने एक स्लिट लिया, उसको हाफ में किया, फिर उस हाफ के अंदर भी हम लोग दो रैंडम पॉइंट्स ले रहे हैं, उनके बीच का हमने बोला कि डार्क फ्रिंज के लिए ये सिनेरियो रहेगा, और उधर से हमने निकाला। Got it? Similarly, I can use the same analogy to get a bright spot as well. But for the bright spot, थोड़ा सा मुझे change करना पड़ेगा. मैंने अब क्या किया, इस स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
so each part is equal to each other. ठीक है? And now I said कि I am taking some theta, कोई भी एक ऐसा एंगल थीटा ले रहा हूं मैं जहां पे जो पॉइंट है वहां पे एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, क्योंकि अब ये सेम स्लिट से है, ठीक है, ये वाले जो पार्ट हैं, these two they are making two half, and so इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. क्या ये आया समझ में? So if they're cancelling out, the path difference is lambda by 2. हाँ, in for these two upper halves. ठीक. So I am only getting the light at the bright spot or the bright fringe. I am only getting the light from 1/3 of the slit. I am only getting the light from 1/3 of the slit, and 2/3 of the slit जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. तो जब ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? ये 2 this is 1/3 1/3 and I am saying कि ये हाँ, so ये टू बाई थ्री a into theta is equals to lambda by 2 बोल रहा हूं मैं. सही है क्या? नहीं, a by 3 ही होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस. तो सही है क्या? क्योंकि आई एम टेकिंग टू रैंडम पॉइंट्स इन बिटवीन 2/3. ये पूरा जो है दिस इज 2/3. ठीक है, तो इनके बीच का जो मैं 2 पॉइंट्स लूंगा विच इज इक्विडिस्टेंट, तो आई विल गेट व्हाट 2/3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज एसेंशियली a/3. तो ये जो पॉइंट्स हैं जो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, दे आर a/3 अपार्ट. गॉट इट? ठीक है, so a/3 into theta is, because they are cancelling out, so it gives me lambda by 2. Therefore for bright fringe हमारा जो थीटा आता है वो आ जाता है 3/2 lambda upon a, which can be written as n plus half lambda upon a, where n is equals to plus minus 1 and so on. So for bright fringe this is the theta, for dark fringe this is the theta. क्या अब अच्छे से समझ में आ गया? डिफ्रैक्शन. ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, बिना समझे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए मैं वापस भी करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा था कि पिछली बार इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था. गॉट इट नाउ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट लग रहा है तो पूछो. So can you explain the last line of the derivation? ये वाला? Yes. ये तो बस जनरलाइज किया ना मैंने. See here, ये 3/2 आया, so I can write 3/2 as what? 1 plus half lambda upon a. ठीक है, ये क्या हुआ? एच जी गायब हो गया. इस तरह से किया, फिर इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, से थीटा n is equals to n plus half lambda upon a, where n is equals to plus minus 1 and so on. समझ में आ गया. ठीक है, अब इसका understand what this means at the core. What is happening कि we know कि जो diffraction pattern है, ठीक है, it is not the same as interference pattern, right? diffraction pattern में जो हमारा center point है उसका intensity maximum रहता है. ठीक है, can I remove this? हटा दो. जो सेंटर पॉइंट है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम रहता है और बाकी जगह पे कम होने लगता है. सो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी पैटर्न
for diffraction is? ठीक है, this is I max at the center and then ये जो है ये हमारा उस पे निकाल रहा है. So this is 3/2 lambda by a, this is 5/2 lambda by a. ठीक है, ये थीटा की वैल्यूज है, थीटा की वैल्यूज हैं. सिमिलरली यहाँ पे -3/2 lambda by a आएगा and so on. Got it? Whereas in the case of interference we were getting all the fringes का जो brightness था वो सेम आ रहा था, क्योंकि वहां पे दो वेव्स से जो लाइट है वो एड अप हो रही थी. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही फ्रिंज के अलग अलग पार्ट हो रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, हमने देखा कि इस वाले एग्जांपल में 1/3 ऑफ लाइट इज रीचिंग माय ब्राइट पॉइंट. फ्रिंज का 1/3 पार्ट में से ही तो लाइट पहुंच रही है ना, बाकी जो 2/3 है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे 1/3 लाइट इंटेंसिटी पहुंच रही है. So the next time what will happen, I will only get 1/5 of the light that will reach the bright fringe. क्या है समझ में? उसमें मैं I will divide the whole slit into 5 different pieces और उधर से मैं निकाल के देख सकता हूँ. Got it? Similarly, उसके जो next आएगा उसमें I will only get 1/7 of the light from the slit. So my intensity is reducing quite a bit every time. अच्छे से आ गया ये समझ में? ठीक है? So this is what diffraction is. Okay, where we get a center big bright point and then fringes मिल रहे हैं हम लोगों को. Now quickly इन दोनों interference और diffraction के बीच में जो differences हैं वो भी clear कर देता हूँ जिससे कि confusion ना हो. Diffraction is what? Bending of light around a corner. ठीक है? Interference is what? At a point जहां पे दो points दो waves मिल रहे हैं उसको हम interference बोलते हैं. ठीक है? For interference we get equally bright fringes and equally dark fringes at equal intervals. For diffraction we get a very bright center fringe, ठीक है, which is usually double the size, काफी बड़ा होता है ये, and then the intensity of the bright fringes reduces significantly thereafter. Okay, the third important thing is कि जो हमारा interference का bright spot आता है वो कब आता है? The first bright spot, when does it come? That's also in the center only. हाँ, वो center के अलावा मैं बोल रहा हूँ. Oh, center के बाद you get dark and then you'll get a light in the interference part. What I'm asking कि what is the angle for interference? Bright fringe जो होता है. Oh, for interference it'll occur after an entire oscillation, so an entire lambda. हाँ, so वहां पे क्या हो रहा है? थीटा हमारा ये आता है. For bright fringe in interference we get theta as equals to this. ठीक है? If I'm not wrong, ऐसा ही कुछ फंक्शन होता है. I'm not, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है तो I'm not sure कि ये सही है कि नहीं, बट ये इस तरह से ही आता है. ठीक है? This is actually D, इस तरह से कुछ आता है. एक मिनट, लेट मी चेक. सही आ गया? तुम लोगों के पास होगा ना नोट्स में फर्स्ट वाला फ्रेंड? Capital, it's lambda capital D by small d, I think. है ना? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है ना? Yeah. ठीक है, क्योंकि उधर फेज डिफरेंस सेम आ रहा है, मेरे को डिराइव करके देखना पड़ेगा इसलिए. एनीवे, सो दिस इज माय फर्स्ट फ्रिंज यहाँ पे. और डिफ्रैक्शन में उल्टा हो रहा है. डिफ्रैक्शन में माय ब्राइट फ्रिंज comes at
3/2 lambda on a. ठीक है, डिफ्रैक्शन में ये हो रहा है. दैट मीन्स जब फॉर इंटरफेरेंस जब थीटा ये है, अगर मैं सेम थीटा को इसमें यूज करूंगा तो वहां पे 0 आएगा. दैट मीन्स आई विल गेट अ डार्क फ्रिंज फॉर डिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट इफ आई वांटेड टू डू इट, इफ आई टेक द सेम थीटा. आया समझ में? ऑब्वियसली द यूनिट्स मीन डिफरेंट. लैम्डा के अलावा बाकी सारी जो चीजें हैं, दैट इज ए डी कैपिटल डी, दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सिनेरियोस. ओके, सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि वहां पे जो क्राइटेरिया है उधर एक जगह ब्राइट आ रहा है और दूसरे में लेस आ रहा है. गॉट इट? ठीक है, सो दिस इज डिफ्रैक्शन फॉर यू. हटा दूं इसको. नाउ द रिजॉल्विंग पावर. सो रिजॉल्विंग पावर का जो मैंने बोला था कि जो फॉर्मूला है दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप फॉर अस. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बट द मैथमेटिक्स यूज्ड इज कंप्लीटली मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग. मतलब मेरे को नहीं समझ में आया, तो हो इसलिए we cannot do the derivation, but I'll try to explain this much better जिससे कि और clarity आ जाए. So resolving power of optical instruments. Now let's first understand what is happening. क्या हो रहा है? Once we understand diffraction, usually when I look at different objects which are either far away or really tiny, we use what? Spherical or sorry, circular things. ठीक है, which are lenses most of the time. ठीक है, lenses के थ्रू ही हम उनको मैग्नीफाई करते हैं या देखते हैं. तो अब वो मैग्निफिकेशन, जब हम एक ग्लास का, जब हमें पता है कि यार जो सामने से लाइट आ रही है, इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स, दैट मीन्स जो हमारा ज्योमेट्रिकल हमें अभी तक बताया गया है लेंसेस के बारे में, जो हमें ज्योमेट्रिकली बताया गया है, वो ऐसा बोला गया है कि इसमें अगर ऐसे पैरेलल रेज आती हैं तो दे विल फोकस, दे विल जॉइन टुगेदर एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट. ऐसा बोला गया था हमें. ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं कि भी इस तरह से मिल जाएगी. नाउ व्हेन आई से अ पॉइंट, दैट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस. दैट मीन्स आई कैन नॉट इवन सी इफ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. ठीक है, अगर जब हम इसको इसकी बात मान लें तो एक पॉइंट का मतलब है कि इट इज टोटली डायमेंशनलेस. आई कैन नॉट इवन चेक दैट इट इज देयर. ठीक है, आई कैन सी द इंटेंसिटी गोइंग देयर बट आई कैन नॉट pinpoint it. But actually what happens, due to diffraction, we do not get a point, we actually get a diffraction pattern. We actually get a diffraction pattern like this. So we are actually getting a disk rather than a point due to diffraction through a circular aperture. ये वाला जो है, दिस इज द ब्राइट स्पॉट, जो सेंटर ब्राइट स्पॉट है वो है. फिर उसके बाद जो आ रहा है दैट इज माय डार्क फ्रिंज. देन आई गेट अ ब्राइट फ्रिंज एंड देन आई गेट अ डार्क फ्रिंज, मच लाइक अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, जो हमने अभी तक डिफ्रैक्शन देखा था वो एक सिंगुलर स्लिट या एक पॉइंट से देखा था. अब जब ये एक स्फेरिकल या सर्कुलर लेंस से हो रहा है तो हमें इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. डज दिस मेक सेंस? हाँ आचार. It looks like a diffraction pattern, but isn't the light ray is refracting? So, matlab, well, because of the lens. So, matlab, is diffraction happening? Is refract? I am getting confused. What is the phenomena we are observing here? Both the things are happening. Refraction तो हो ही रहा है, but at the same time we are also getting
diffraction when we capture it on the screen. ठीक है? तो see, understand, all of these phenomena are not mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ और दूसरा चीज वहां पे है, तो हम दोनों का सिनेरियो अलग अलग नहीं होगा. ठीक है? It is all symbiotic or it works together. That means refraction तो यहाँ पे हो रहा है. That means the bending of light due to the change in velocity is happening over here. But the bending of light around corners is happening here क्योंकि वो इस तरह से इधर के जो पॉइंट्स हैं उधर से निकल रहा है वो. ठीक है? So each of the points जहां से ये रे निकल रही है, we can consider it as a source, and so it forms a diffraction pattern when we capture it on a screen. क्या ये आया समझ में? डाउटफुल लग रहे हैं चेहरे दोनों. So yeah, I understand what you mean by how these phenomena are not mutually exclusive, but what we've learned till now is that diffraction, it happens, it's like some sort of a corner, or where is the diffraction taking place? Okay, so I didn't get quite a bit of it क्योंकि इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. But let me try to rephrase it. So you're saying कि अभी तक जो हमने देखा है उसमें बोला है कि एक छोटी सी स्लिट ले रहे हैं तो उसके अंदर उसके अराउंड वो बेंड हो रहा है, इसलिए वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है. दैट इज व्हाट यू सेइंग. बट यहाँ पे तो कहीं पे बेंड ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हमारा कोई स्लिट ही नहीं है. दैट्स व्हाट यू सेइंग. ओके, सो सी व्हाट इज हैपनिंग. डिफ्रैक्शन दो तीन जगह हो रहा है. फर्स्ट इज, दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर कैप्चरिंग. वी आर इस तरह से एक टेलीस्कोप के अंदर है. ठीक है? ये जो एक लेंस है, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ बिगर टेलीस्कोप, राइट? सो सबसे पहले जो बेंडिंग हो रही है वो तो यहीं पे हो रही है बिकॉज वी आर कैप्चरिंग द लाइट ओवर हियर. ठीक है? एट द एंड जब हमारे को फाइनली एक इमेज चाहिए, इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे एक और यूजुअली होता है, एंड देन फाइनली वी हमारा जो इमेज होता है वो इस तरह से कुछ बनता है. ये माइक्रोस्कोप का भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट इस तरह से कुछ हमारा इमेज बनता है विच इज द मैग्निफाइड वर्जन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी. ठीक है? क्योंकि जब हम नॉर्मली आंखों से देखते हैं तब छोटा होता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वन इज इट इज गेटिंग डिफ्रैक्टेड हियर. डिफ्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ कि इट इज बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स हियर. ठीक है? व्हेन इट इज एंटरिंग द telescope. The second is it is then getting diffracted over here as well, क्योंकि यहां से भी हम हमारी आंखों के ऊपर जो जा रही है, we are getting the final rays through this side. यहीं से तो देख रहे हैं ना हम. This is where we are looking at it from. Really bad eye. So what, the internet you just lagged all the way. For me at least. अजी तेरे साथ भी हो रहा है क्या? मेरे इंटरनेट में इशू है. व्हेन यू वर स्पीकिंग देन आल्सो हुआ था. इज इट ओके नाउ? ओके. हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था? डिफ्रैक्शन एक तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है, एंड इन जनरल इट इज हैपनिंग एवरीवेयर जहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो एज सुन एज इट लीव्स द लेंस, देयर इज डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट गेट्स क्रिएटेड. ठीक है? बट trying to figure out how to explain this to you.
Okay. Let me try one more thing. See, डिफ्रैक्शन के केस में जब हम इमेज लेने का ट्राई करते हैं, सो से मेरे को ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ पे I want the image. What I usually do and what you'll see in different textbooks is they show parallel rays like this. That means it is going somewhere like this. But हम यहाँ पे एक बीच में लेंस लगा देते हैं so that the focus comes on here. ठीक है? So this is how we actually get the diffraction pattern. ठीक है? बहुत easy नहीं होता diffraction pattern को clearly लेना वरना. अब इसमें क्या हो रहा है? When I do this, तुम लोग बोलोगे कि यार लेंस लगाने से सर तो ये तो पूरा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन कर रहे हो. नो, द प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी हैपेंड हियर. हियर क्योंकि ये सारे पैरेलल आ रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट फॉर वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी इनके बीच में चेंज हुई बट वापस से ये नॉर्मल हो गई. तो nothing has changed at the end of the day when it reaches here. What I'm only doing is, rather than having this thing go for a very infinite distance और वहां पे मिलने के लिए, I am shortening the process by using a lens and making it work here itself. ठीक है? So you're concentrating the diffraction pattern which has already occurred Yes. onto the screen because so that makes it visible. Yes, so that it makes it visible for me. ठीक है? Because we cannot like just extend the screen till the infinite thing. ठीक है? तो जब हम ऐसा कर रहे हैं then यहाँ पे जो हो रहा है this is what a diffraction pattern. Now I can essentially do the same thing by using a really big lens for all the diffraction patterns across. ठीक है? तो कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी सीधी जा रही है. All of them will be diffracted, which is exactly what happens in a telescope. ठीक है? तो जब वो एक सिंगल एक पूरे अगर मैं लेंस से देखूंगा तो नाउ इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट पैटर्न. ठीक है, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट पैटर्न, इट विल बी अ राउंड पैटर्न व्हिच इज व्हाट आई शोड. गॉट इट? ठीक है. सो वहां से आ रहा है हमारा, दैट इज व्हाई मतलब दैट इज हाउ द सर्कुलर अपर्चर से जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उस तरह से दिखेगा, व्हिच इज आल्सो कॉमन सेंस. ठीक है, सेम चीज हो रही है बट एक सर्कुलर फॉर्म में हो रही है. नाउ इसका जो जिस तरह से अभी हमने लैम्डा बाय ए निकाला व्हिच इज द थीटा, इसका जो लैम्डा बाय ए है वो थोड़ा डिफिकल्ट है करने के लिए और उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, इसलिए डेरिवेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है, सो इसका जो फर्स्ट मिनिमम आता है, फर्स्ट मिनिमा फॉर spherical is not the right word here. ठीक है, रिमेंबर जो हमारा फर्स्ट मिनिमा यूजुअली जो आ रहा था वो कितना था? थीटा वाज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए ओवर देयर फॉर डार्क फ्रिंज. मिनिमा का मतलब हुआ डार्क फ्रिंज. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट मिनिमा है वो यहाँ पे हो रहा है, where theta is equals to this. ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी हम नहीं कर पाएंगे. ओके, ऑब्वियसली a is the width. सर्कुलर अपर्चर, सॉरी इसको सही कर देता हूँ क्योंकि गलत लग रहा था मुझे. दिस इज सर्कुलर aperture. Do you know what aperture is? Aperture. It's like the amount of light you like in camera. The aperture of a camera is like how much light you're letting into the thing. हाँ, so basically aperture is the size of the hole. ठीक है, कितना बड़ा है
उसके ऊपर से उसको हम बोलते हैं, ठीक है। So I had a question. So we just did this, but what does this have to do with resolving power? हाँ अभी कर रहा हूँ मैं, Oh, ठीक है। okay, okay. अभी तो पहले पता तो चले तुम लोगों की होता क्या है, सर्कुलर अपर्चर क्या होता है, उसके बाद तो हम डिसाइड करेंगे। सी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूजुअली वी यूज लेंसेज। सो फर्स्ट हम लोग पहले समझ रहे हैं कि अच्छा लेंस का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा होता है, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमा या डार्क फ्रिंज आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेली केम इन, रेली केम इन and gave his Rayleigh criteria, which is to resolve or to resolve, to barely resolve, sorry, to barely resolve two objects with small angular, to barely resolve two objects, the minimum angular separation should be equal to 1.22 into lambda upon a. यहाँ से दिस इज व्हाट रियली क्राइटेरिया, सो व्हाट इट्स सेइंग इज अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत दूर हैं और उनको हम इमेज लेना चाह रहे हैं, तो उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, the angular separation should be at least this much so that I can clearly see and clearly get their images, ठीक है। First understand what angular separation is. Suppose these two hands, ठीक है, ये जो है, suppose they are meeting where the camera is. When I'm here, ठीक है, they are very far apart, correct? But as soon as my wave is traveling or as my light is traveling, the angle that they are creating is quite small, which is just this much, ठीक है, which is just this much, which is probably say 20, 25, 30 degrees, which is not a lot, ठीक है। Although ऐसे तो बहुत दूर लग रहे थे, but जब मैंने इधर से light travel करवाई, it seems like that the angular difference between them when it is reaching you is not that much. So that is what we are talking about here. That means अगर मेरे दो stars हैं which can be very far apart in reality, ठीक है, एक्चुअली में हो सकता है कि many light years apart they could be, but जब मैं उधर की लाइट को ऐसे ट्रैवल करवा रहा हूं मेरे टेलीस्कोप के पास, तो ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा है, और इस डेल्टा थीटा को इतना होना ही पड़ेगा फॉर मी टू क्लियर, फॉर मी टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या ये आया समझ में? ठीक है। सी अंडरस्टैंड व्हाई a very small thing is also so cool. Suppose you are traveling from Jaipur to Bombay in a flight, ठीक है। अब तुम लोग जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो और फ्लाइट में जा रहे हो, what the captain somehow falls asleep or whatever, does some mistake, and he tilts the plane by just 1 degree, okay, but by just 1 degree he tilts the plane more than what is required. What's going to happen? Will you still reach Bombay, or where will you reach? And as the plane goes on, it'll actually become a very large distance. Correct, it will become a huge distance. अगर मैं ये जयपुर है और ये मुंबई है, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं,
if this is Mumbai, if this was my original path, a 1 degree change here essentially implies somewhere over here, which can be very easily Kolkata or somewhere in Orissa. ठीक है? So although angular change बहुत ही हल्का सा है, बहुत ही minute है, but when you actually go on and geographically when you map it, it is huge. That is exactly what is happening here. तो वो जो stars हैं वो बहुत दूर हो सकते हैं और हैं, I mean no star is close to each other, ठीक है? बट जब हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है उनका बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए. ओके, it will become much more clear with these diagrams now. हटा दो इसको. Now look at these diagrams, इससे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Here जो मेरे को एक्चुअल इमेज दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है. This is the actual image that I am able to see. Can I distinguish if this is one thing or two different things? No. Okay. So यहाँ पे this is non-distinguishable or not resolved. यहाँ पे this is not resolved. Here I can, if this is the image that I'm getting, to a pretty good extent I can say कि यार ये बहुत ही अजीब shape का star है. So there's a good chance that I'm actually looking at two stars, but they're just very close together. So here, and see this ये image है and this is the interference or diffraction pattern. यहाँ पे diffraction pattern क्या हो रहा है, दोनों के overlap हो रहा है, यहाँ पे slightly resolved हो रहा है. So this is barely resolved. Barely resolved का मतलब हुआ this is following Bailey criterion. And this is fully resolved. I can clearly see both the stars. This is fully resolved. क्या ये आया आप समझ में? So this is where resolving power of optical instrument comes in place. ठीक है? That means जो angular displacement जो है उसका क्या मतलब हुआ कि एक की जो लाइट आ रही है और दूसरे की जो लाइट आ रही है वो दूसरे की जो डार्क फ्रिंज है उसके ऊपर आना चाहिए. Then I can say I can clearly resolve them better. ठीक है? I can give them a clear image only then. तो काफी इसके uses हैं. टेलीस्कोप में तो हम clearly देख ही चुके हैं. There's a use in microscope also. Okay, so माइक्रोस्कोप में कैसे काम आता है? As you can see the formula, theta is equals to 1.22 lambda upon a. इधर से क्या हो रहा है? अगर मेरा थीटा छोटा हुआ तो क्या होगा? थीटा छोटा हुआ तो क्या होगा? तो मतलब you might not be able to resolve it.
You will not be Yeah. able to resolve it. Yes. ठीक है. नहीं, for the same aperture अगर थीटा छोटा हुआ तो I will be able to resolve it better. ठीक है. नहीं, थीटा, सॉरी, मैं लैम्डा की बात कर रहा हूँ. अगर लैम्डा मेरा छोटा हुआ, जितना ज्यादा छोटा लैम्डा होगा उतना मुझे थीटा छोटा लेना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टैंड दिस. जितना छोटा मेरा लैम्डा होगा, आई वाज सेइंग द रॉन्ग थिंग. जितना छोटा मेरा लैम्डा होगा उतना छोटा मेरा थीटा होगा, राइट? दिस इंप्लाइज व्हाट? जितना ज्यादा मैं छोटी वेवलेंथ की लाइट या व्हाटएवर वेव यूज करूंगा उतना क्लियर इमेज मेरे पास आएगी. I can get the minutest of the things by getting a smaller and smaller wave. ठीक है? This is the concept that we use in electron microscope. Electron microscope में क्या होता है? जो wavelength of use करते हैं हम लोग, वो 10 to the power -3 nanometers के scale पे use करते हैं. So 10 to the power -3 nanometers, whereas the visible light that we can see is usually in 400 to 700 nanometers. That means 10 to the power -3 का डिफरेंस आ रहा है हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप which uses the visible light and the electron microscope. So we can get that much detailed image through an electron microscope. That's why वो 1000 times better हो गया हमारा electron microscope. Okay? तो इसलिए बहुत ही cool होता है. तो वहां पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि रिजॉल्विंग पावर क्योंकि बेटर हो गया है वहां पे, दैट मीन्स माई थीटा काफी कम हो गया, सो आई कैन गेट अ लॉट मोर डिटेल. ठीक है? अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं हुआ तो आई कैन ओनली सी द बेसिक थिंग्स, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने लग जाएगा एंड आई कैन नॉट सी इट क्लियरली देन. गॉट इट? ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर रिजॉल्विंग पावर. अंडरस्टूड? ठीक है. ओके, सो द लास्ट थिंग इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन आगे तक है तुम लोगों को समझ में? So हाँ, मतलब more or less. वापस बताओगे थोड़ा सा क्विकली? चल मैं बता देता हूँ. पोलराइजेशन काफी सिंपल है समझने में भी और ऐसे भी. essentially what is happening कि कोई भी एक ऐसे वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, they usually have their energy traveling in all the different directions perpendicular to the direction of propagation. ठीक है? तो अगर मेरी वेव ऐसे जा रही है तो मेरा जो E और M, ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स, राइट? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो चारों तरफ ऐसे घूम रही हैं अगर मेरी वेव इस तरफ जा रही है तो. ठीक है? So polarization is a method for me to get this energy only in one form. Let's first understand कि इसका use क्या है, उससे और मजा आएगा. Suppose तुम लोगों ने वो पुराने वाले टीवी एंटेना देखे हुए जो हमें ऐसे हिलाने पड़ते थे to get like a clear image. Okay. So why were that they so? They used the polarization in practice. What was happening? The TV waves or signals that we were receiving, they had electric एंड मैग्नेटिक. जो इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट था उस वेव्स का, सपोज वो इस तरह से आ रहा था. ठीक है? आई वाज रिसीव, मतलब वो इस तरह से आ रहा था. अगर वो इस तरह से आ रहा है सपोज, एंड मेरा जो एंटीना है वो इस तरह से लगा हुआ है, what's gonna happen? It will not accept most of it because वो absorb ही नहीं कर रहा है. ठीक है? most of it is getting lost क्योंकि वो इधर से निकल जाएगी. ठीक है? तो क्या होगा? जैसे ही I will get a lot of noise, I will probably get the signal but a very weak signal and I will get a lot of noise. but जैसे ही मैंने इसको घुमाना चालू किया
and I get it in alignment with the E component or the electric component, now all of this electric component is able to, this antenna is able to absorb, and the whole point was कि electric component से इसके जो electrons हैं वो vibrate करने लग जाएंगे, vibration या उसमें जब energy आ जाएगी तो they will transmit the signal better onto the TV. Okay, that's why we used to shift the antenna to get it at the right point. So it was like a radio station. रेडियो को जो हम घुमाते रहते थे, ठीक है, उसकी तरह हम लोग एक्चुअली एंटीना को घुमाने का कोशिश कर रहे थे एट द सेम टाइम. रेडियो इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस. रेडियो में जब हम आगे पीछे करते हैं वो भी एक तरह से यही कुछ कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो वहां पे पोलराइजेशन काम आ रहा है. दैट मीन्स द वेव दैट आई एम रिसीविंग, इट इज पोलराइज, कि उसका जो ई वाला पार्ट है वो इस तरह से पोलराइज्ड है, वो ऐसे घूम नहीं रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है. इट इज पोलराइज्ड टू अ सर्टेन डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई एंटीना को भी उसी डायरेक्शन में मैच करवा के आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द इमेज. गॉट इट? द यूज अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है. और जो मूवी वाला है वो तो मैं अभी और समझा ही दूंगा. सो दिस इज माई वेव, this is my wave. Now it passes through a Polaroid filter. Suppose इस तरह से मैंने Polaroid filter बना रखा है. And say it is like this. What's going to happen is the ray that I will get out of this will be linearly polarized in this direction. It will be linearly polarized in this direction. क्योंकि मेरा जो यहाँ पे molecules हैं, they are only in this direction. So what happens is this ray, when this wave, when it passes through this, the molecules in the Polaroid, okay, the molecules in the Polaroid, अगर वो इस तरह से लगे हुए हैं, तो they will absorb all the energy except for the one which is parallel to them. क्या ये आया समझ में? So they will absorb all the energy in all the other directions except for the one which is parallel to them. ठीक है, तो वो सिर्फ उसी एनर्जी को पास थ्रू करने दे रहे हैं जो कि उसके पैरेलल है. तो ये इस तरह से आगे जा रही है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, बिकॉज दिस इज द वन विच इज एक्चुअली पोलराइजिंग दिस. इस वाली वेव को हम बोलते हैं दिस इज अनपोलराइज्ड wave. This is unpolarized wave. This is the polarizer. This is polarized wave. ठीक है, specifically this is linearly this is linearly polarized wave. Linearly polarized का मतलब है एक प्लेन के अंदर आ रहा है. इसको प्लेन पोलराइज्ड भी बोलते हैं. अलग अलग नाम है सेम चीज के. We also call it plane polarized because एक प्लेन में मूव कर रही है. Got it यहाँ तक? ठीक है. Now if I use another polarizer, another Polaroid like this, and this time this Polaroid has इस तरह के, इसके जो molecules हैं they are now horizontal rather than vertical, they are horizontal. So what happens now is, अच्छा, first of all the second Polaroid is called an analyzer. Analyzer इसलिए बोलते हैं because it is analyzing कि भाई पहले वाला जो polarizer है उसने सही से किया है कि नहीं किया. ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक हो जाती है that means this is properly polarized. अगर ये ब्लॉक नहीं होती है तब मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है. Okay, so this second Polaroid is called a analyzer. So now I have put a perpendicular one. So what happens?
क्या है इसका गेम कि भाई जो इसके लाइन में है, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल वाला है, वो ही पास होगा, जो भी दूसरे डायरेक्शंस में, दे विल नॉट पास. सो आई विल नॉट गेट अ वेव आउट ऑफ दिस. आई विल नॉट गेट अ वेव आउट ऑफ दिस. आ गया ये समझ में? ठीक है. अगर ये मैंने वर्टिकल बना दिया, अगर ये मैंने वर्टिकल बना दिया तो क्या होगा? It'll pass. Yes, it will pass fully without any change. ठीक है. Now it will pass as it is without any change in the intensity. Without any change in the intensity. Okay. So यहाँ पे जो intensity होती है उसको हम इस तरह से देते हैं. This is called Malu's law. And there is no apostrophe to it. ठीक है. Cos square theta. ये थीटा किसके बीच में है? So this is a different theta. Wait. Nothing. I'm asking ये थीटा किसके बीच में है? Come on यार, common sense है. Polarized wave or polarizer? No. This theta is between polarizer and analyzer. Polarizer और analyzer का जो direction है उसके बीच का है ये. ठीक है. तो भाई अगर दोनों मेरे horizontal हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. My theta is 0, तो this will become 1 and I will get the same intensity outside. ठीक है. That means जो अंदर जा रही है वही चीज बाहर आ जाएगी. But as soon as the theta changes to 90, now cos theta becomes 0. That means the intensity I am getting out now will be completely 0. Got it? And if it's in between, accordingly we will get. Got it? Now, अब इसको मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होता है. So I have these glasses. ठीक है. These are glasses from movies वाला जो होता है. I'll try to show it to you कि कैसे हो रहा है. Okay. So I've basically polarized your view for now. ठीक है. Now I'm going to be putting another one, and I'm going to change the tilt of it slowly, and you will try to notice if you see some change. Okay. दिख रहा है? ठीक है. Now I'm tilting it slowly. See if there's a change. If you notice some change. एक minute. Let me do it from this side, it'll be better. कुछ दिखा? चेंज हुआ कुछ? I'm rotating. तो अभी ये 90 डिग्री पे आ गया. Now I am rotating it back to the original. Yeah, I see their change happening. ये वापस से ओरिजिनल वाले पे आ गया. ठीक है. ये इस वाले पे आ गया है और इसमें तो और भी अच्छे से दिखेगा. नोटिस ये ब्लू हो गया अभी at 90 degree and now it has become almost colorless and अभी ये yellowish आ गया. Correct? ठीक है. So obviously this is not 100% polarized. That means ये zero नहीं करता है at 90, but क्योंकि obviously हमें देखना भी है मूवी को. ठीक है.
but you can see how it is changing the light that we are receiving through it. ठीक है, तो ये यही चीज यूज करके हमारे ब्रेन को ट्रिक करते हैं to actually feel the depth. Okay, when my one eye is able to receive a different intensity of light from the other eye, ठीक है, then मेरा जो ब्रेन है वो उसको एक डेप्थ की तरह इंटरप्रेट करता है, एंड दैट इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ 3D इज, कि एक डेप्थ इफेक्ट भी आ जाए मूवी में. ठीक है, सो वेरी फैसिनेटिंग. एंड टू माय नॉलेज, ऑल्दो मैंने घर पे ट्राई नहीं कर पाया हूँ मैं आज तक, बट घर पे भी 3D देख सकते हैं हम किसी ना किसी तरह, लाइक यूजिंग दीज पोलरॉइड थिंग्स. रेड ब्लू वाला तो देख ही सकते हो डेफिनेटली. ये तो आंखें खराब कर दे. This 3D glasses, you're getting more intensity in one eye and less intensity in the other eye. नहीं, so it's not exactly that. So it's actually this way. क्या होता है, एक आंख में you are getting a different polarized, say एक eye में you are getting this light. Okay, so suppose this is my frame, this is the movie that I'm watching. एक eye में you are getting the vertical angles, and in the other eye you are getting the horizontal angles. ठीक है, एंड उनके बीच में अगर कुछ डिफरेंस है, आई मीन अगेन आई डोंट नो टेक्निकली हाउ दे मेक इट वर्क, बट उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज बीइंग इंटरप्रेटेड बाय आवर ब्रेन एज अ गैप और एज अ डेप्थ इफेक्ट. ठीक है, तो उनको जो हम रिसीव कर रहे हैं ये एक साथ नहीं रिसीव कर रहे हैं. एक साथ रिसीव कर लिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. वी आर रिसीविंग इट विद अ रियली स्लाइट टाइम डिफरेंस. ठीक है, so it can be milliseconds but we are receiving it with a very slight time difference, and that's when हमें ऐसा लगता है. ठीक है, so it's very similar to the red blue और cyan green वाला thing. कभी ट्राई किया क्या तुम लोगों ने cyan green वाला? करना है यार, वो तो बहुत ही easy है. ठीक है, get like a gelatin paper, दोनों आंखों पे लगा दो और go for YouTube पे आजकल हैं 3D वाले जो options. So it's very simple where essentially what happens is one eye is receiving red color, other eye is receiving blue color. ठीक है, उससे क्या हो रहा है, हमारी आंखों, how my brain is perceiving it is कि कुछ इनमें डिफरेंस है, कुछ तो अलग चल रहा है. ठीक है, and usually if you see, have you seen any red blue movies? कोई Yes. वीडियोस मूवीज देखी है रेड ब्लू वाला जो यूज करता है? So बहुत पहले होता था, like before like these clear ones were introduced, it was red blue only. हाँ, तो what happens is the red blue color, when if you ever see the screen, is not overlapping. एक ही जगह पे नहीं है red blue. What happens is एक जगह ये red है, suppose this is the red overlay, then this is my blue overlay. तो ये हल्का सा difference आता है इन दोनों के बीच में. And this is the difference जो मेरा brain depth की तरह perceive करता है. क्या ये आया समझ में? So what is happening? My red, जो मेरा red वाली eye है, it is only taking in the red color. The blue वाला eye is only taking the blue color. और ये जो बीच का difference है इन दोनों के, this gives me the depth effect. Okay, so the concept is very similar, but इसी concept को अब हम polarizing में ले लेते हैं, क्योंकि उसमें I mean I think depth effect better भी आता है, and ये ऐसी अजीब भी नहीं लगती. When you watch it in 2D, it's not that weird also. ठीक है, and I think production भी better होता है उसका. So IMAX 3D and all of these usually use Polaroid glasses only. And they actually project, for Polaroids, they project it differently also. So in IMAX, what I read, this is like years back. I don't know what I was doing. I was planning some college festival. उस time में ये सारी research की हुई है. So to get like the 3D effect in IMAX, what they do is they put two different projectors. जैसे एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे,
and then each of them are projecting different different aspect of the screen. जो horizontal vertical मैंने बोला, एक projector सिर्फ horizontal कर रहा है, एक projector सिर्फ vertical कर रहा है, and then they are mixing it on the screen, and then that is giving me even an extra kind of an effect. उससे और extra effect आ रहा है, clearer effect आ रहा है rather, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही वो polarized होके जा रही है, तो it becomes even clearer, ठीक है, the difference. इसलिए IMAX वाला इतना, the IMAX experience is considered to be such a good experience. Okay, so with this हमारा chapter तो खत्म हो गया. Questions करना है तो we can definitely discuss questions. करें? लग गया था मुझे. Sir, attempt तो कर लिए questions. पर? But we smashed, sir. We totally smashed today. We didn't get much sleep, I believe. Me or Golecha. Thought so. ठीक है, चलो. Okay. ठीक है. Before we end the class, I just need to clarify about our topics. जिससे कि मैं next वाला topic choose कर पाऊँ. So हमारे 11th में 1 to 5 chapters you guys told me, right? So 1 to 5 is measurements, mechanics, thermal physics, circular motion and oscillation in waves. ये है क्या? From the book Chris Hamper. Chris Hamper है या K8 Skoss है? Chris Hamper. Chris Hamper है. ठीक है. ये फिर से confusion होता जा रहा है. Anyways, ठीक है. So which one do you want to do next? मतलब तुम लोग अपना choice बता दो, फिर I'll decide. Sir, अगला तो कर सकते हैं, but like what I was thinking, because we haven't done like पहले वाला chapters with you, we could do that as well. हाँ तो वही वाले तो करेंगे अब. अगला like, क्या मतलब है? 1 से start करके वापस. हाँ, that's what I'm asking. See, we have 4 chapters, right? Measurements, mechanics, thermal and circular motion. इन चारों में से जो mechanics and circular motion जो हैं, they are very connected to each other. ठीक है? So they will have to come one after the other. Thermal physics is still possible for us to do in between and then like go for mechanics. But I still feel कि mechanics से हम start करेंगे तो much better होगा. ठीक है. Measurements is a very small simple chapter, तो वो हम बाद में कर लेंगे, last में कर लेंगे. ठीक है. So let's start with mechanics next time. Cool. ठीक है. तो उसमें ठीक है, उसमें मज़ा भी आएगा, उसमें काफ़ी questions मज़ेदार आते हैं mechanics के अंदर. Okay. और ये वाले जो questions हैं, we will give approximately an hour for theory, and then half an hour we'll be discussing these questions. I think in 2 or 3 classes we should be finished with all the doubts that you guys have for this chapter. ठीक है? चलो, ठीक है then. Thank Thank you. you. Great.